स्वागत है, आपको देख रहे हैं CNBC आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर तेजी लगातार बनती हुई नजर आई है और अब ऐसी रिपोर्ट्स आने लगी हैं कि भाव शायद यहां पर 100-120 तक जाने की तैयारी में है, क्योंकि अब सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात नहीं है, बाकी वाटरवेज पे भी चिंताएं बनने लगी हैं। साथ ही बात करेंगे सोने चांदी की, जहां पर तेजी फिर से बनती हुई नजर आई है, लेकिन ये कितनी टिकेगी। और बात करेंगे चीनी की, जहां पर नियर रिकॉर्ड हाइस पर भारतीय बाजार अब पहुंचने लगे हैं। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रबल सेन, एनर्जी एनालिस्ट ICICI सिक्योरिटीज के, चिराग ठक्कर हैं फाउंडर डिजिगोल्ड के, दीपक बलानी DG ISMA हैं और धर्मेश भाटिया हैं डायरेक्टर एमिरेट्स इन्वेस्टमेंट बैंक के। सबसे पहले बात यहाँ पर कच्चे तेल की कर लेते हैं। प्रबल, कैसे देखते हैं आप, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, रेड सी है, बाब अल मंदेब है, अब यहाँ पर वाटरवेज की चिंताएं बढ़ने लगी हैं। हाँ, देखिए, ये हमेशा से ही ये एक रिस्क था। जब भी वॉर के बिगिनिंग पे ये ऑल्टरनेट रूट्स एक्टिवेट हुए थे, या रादर इनमें कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ाया था सऊदी ने। ये पाइपलाइन तो पहले भी थी, लेकिन पहले आई थिंक हार्डली 1 या 2 मिलियन बैरल्स अ डे इसमें ट्रांसपोर्ट होते थे, जिसको कि सऊदी ने काफी ज्यादा रैंप अप करके, डिपेंडिंग कि आप कौन सी रिपोर्ट देखते हैं उस हिसाब से, शायद 4 से 5 मिलियन बैरल्स अ डे इससे ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो गया था थ्रू द, जो कि रेड सी और ये बाबल मंदेब स्ट्रेट के थ्रू शिप हो रहा था। तो अगर यहाँ पे भी किसी तरह का कंस्ट्रेंट आ जाता है, मुझे नहीं पता कि हाउदीज में ये एबिलिटी है कितनी पूरी तरह से ब्लॉक करने की, लेकिन रिस्क प्रीमियम तो ऑब्वियसली यहाँ बढ़ जाएगा। तो वहां पे कॉस्ट्स तो आपके बढ़ेंगे ही, प्लस फ्लोज आपके एक भी शिप पे अटैक हुआ तो वो काफी होता है एक फियर एलिमेंट लाने के लिए कि यहाँ से भी शिपमेंट अब बहुत डेंजरस हो गया है। तो आप अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बाब एल मंदेब के टोटल वॉल्यूम्स को टाई अप करें तो कुल मिला के वापस से 15 से 16 मिलियन बैरल पूरी तरह से शायद डिसरप्ट हो जाता है। फुजेरा पोर्ट UAE का अभी भी चालू है, वहां पे भी कुछ रैंडम अटैक्स किए थे शायद ईरान ने, लेकिन जहां तक हमें पता है वहां से अभी भी 1.7 1.8 मिलियन बैरल्स अ डे वहां से निकल रहा है। प्लस इराक से लैंड बेस्ड रूट से टर्की के थ्रू कुछ थोड़े बहुत वॉल्यूम्स निकल रहे हैं, बट वो मिनिमल है। तो अगर हम प्री कॉन्फ्लिक्ट देखें, जो 19 मिलियन बैरल का वॉल्यूम था इस रीजन से, क्रूड प्लस कॉन्डेंसेट प्लस प्रोडक्ट, उसमें से अब मेरे ख्याल से एक फ्रैक्शन ही रह गया है जो अभी भी निकल पा रहा है। तो आई थिंक फाइनली मार्केट उस कंसर्न को प्राइसिंग कर रहा है धीरे धीरे, कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट एक और महीने या 2 महीने चला तो आपका जो कुशन है जो बना था स्ट्रेटेजिक रिजर्व से, प्लस जब ये फ्रेमवर्क अग्रीमेंट साइन हुआ उसमें जो बहुत सारे शिपमेंट्स आपके वहां से निकले, वो कुशन आपका फिर वापस से कम होता दिखेगा। प्रबल, तो आपको लगता है कि हम तेजी की तरफ जा रहे हैं, और 92 के ऊपर तो हम हैं ही, लेकिन क्या 95-100 बियॉन्ड दैट एक प्रोबेबिलिटी है फिलहाल? एब्सोल्युटली, आई थिंक नंबर कोई भी हो सकता है, क्योंकि रिस्क प्रीमियम जिस लेवल पे बढ़ रहा है और जिस लेवल के आप नंबर्स देख रहे हो, क्योंकि एक चीज आप ध्यान दें, जब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था या जब वॉर शुरू हुआ था, तब आपके पास जिस लेवल के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स थे, बोथ OECD कंट्रीज के पास इंक्लूडिंग द US, प्लस जो चाइना के रिजर्व्स हैं, जो रिपोर्टेड नंबर नहीं पता चलता है, बट हमें ये पता है कि उसने स्ट्रेटेजिक रिजर्व अपने काफी बिल्डअप किए थे इन द इयर्स प्रायर, जब क्रूड आपका $65-70 पे था। वो काफी हद तक यूटिलाइज हुआ है। तो मार्केट के लिए ये जो शॉर्टफॉल है, ये मेकअप करना, अ, हर महीने जो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या ये स्ट्रेट और ये इवन द सेकंड रेड सी रूट अगर बंद रहा, तो ये पेन काफी बढ़ता रहेगा इन टर्म्स ऑफ सप्लाई कुशन। तो वो आई थिंक प्राइसिंग पे आइडियली दिखेगा, आई मीन ओवर अ पीरियड ऑफ। प्रॉब्लम, एक वर्स्ट केस एंड अ बेस्ट केस सिनेरियो में क्रूड रेंज अब कैसी बनती हुई नजर आएगी? आई थिंक बेस्ट केस सिनेरियो तो वही है कि आई थिंक थोड़ा बहुत अगर सप्लाई ट्रिकल करता रहे तो मेरे ख्याल से 85 टू 90 प्रोबेबली अभी बॉटम होता दिखता है। उससे नीचे जाना बहुत मुश्किल है क्रूड का, अनलेस एकदम से कोई सीजफायर की न्यूज आए या कुछ फ्रेमवर्क वापस से साइन हो। और अपर साइड पे मैं अभी फ्रेंकली कोई गेस भी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन का भी ब्लॉक हो जाना एक एडिशनल रिस्क फैक्टर है। तो एनीथिंग 110 120 जो कि पीक पे गया था जब कॉन्फ्लिक्ट पूरी तरह से अपनी इंटेंसिटी पे था, आई वुडंट बी सरप्राइज्ड अगर उस लेवल पे वापस एक बार टूट जाए। लेकिन प्रॉबल, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो तेजी यहाँ पर कच्चे तेल में बनी रह सकती है। जिस तरह की सिचुएशन हमने डिफरेंट वाटरवेज पे बनती हुई नजर आई है, उसका सीधा असर है। धर्मेश, आप कैसे देखेंगे क्रूड ऑयल प्राइस, इसको 100 की पॉसिबिलिटी है? देखिए, शॉर्ट टर्म के लिए डेफिनेटली मार्केट ने एक छलांग लगाई है, बट अगेन जिस तरह मैं देख रहा हूँ कि आगे के सारे महीने बैकवर्डेशन में, स्पेशली अगर आप देखें जनवरी फरवरी मार्च कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट
6 महीने 8 महीने आगे कॉन्ट्रैक्ट, ये पूरे बैकवर्डेशन में आ चुके हैं, 80-81 के लेवल पे चल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि प्राइस में करंट लेवल पे जो असल में स्थिति है, उसके अनुरूप मार्केट में एक तेजी देखने मिल रही है, जो अगेन इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। इस कारणवश आप रुपये में भी देख सकते हैं कि रुपये डिप्रिशिएट होगा, बट आगे जाके मुझे लगता है कि मंदी आ सकती है। तो मैं सलाह दूंगा कि अभी मार्केट में स्पेक्युलेटर्स डेफिनेटली यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म में बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी देखने मिल रहे हैं तो कर सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि यह तेजी बरकरार रहेगी, क्योंकि इतने हाई लेवल पे सारे बाकी जो जितने भी देश है वो यहाँ पे प्रेशराइज करेंगे, फिर से वॉर की स्थिति को सामान्य करने की कोशिश करेंगे। स्ट्रैटेजिक रिजर्व डेफिनेटली यूज हो ही रहा है, बट ये फिल करने की जब बारी आएगी, फिर से जब मार्केट डिप होता है तब वापस से बारी हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से छोटी अवधि के लिए $1-2 और तेजी हो सकता है, बट आगे जाके मुझे लगता है कि मार्केट में लंबी तेजी है यहाँ पे। ऑल राइट, धर्मेश आप काफ़ी कॉन्ट्रेरियन चल रहे हैं इसमें, इवन एज यहाँ पर बाजार को लगता है कि तेजी आएगी। आपने लगातार ये चीज़ होल्ड करी है कि बहुत ज़्यादा बढ़त की एक्सपेक्टेशन, ट्रिपल डिजिट शायद हम यहाँ पर आता हुआ ना देखें, वील वॉच फॉर दैट। लेकिन गोल्ड सिल्वर की बात यहाँ पर कर लेते हैं। ओवरनाइट मार्केट्स में अच्छे खासे गेंस यहाँ पर बनते हुए नजर आए हैं। सोने में 1.5%, तो चांदी में करीबन 3.5% की यहाँ पर तेजी बनती हुई नजर आई है। हमारे साथ चिराग ठक्कर जुड़ चुके हैं, फाउंडर डिजी गोल्ड। चिराग नमस्कार, कैसे देखते हैं सिल्वर की इतनी वॉलेटिलिटी और करंट लेवल्स पे इंडियन डिमांड, इंडियन प्रीमियम्स किस तरह के हैं? नमस्कार मनीषा जी। तो एज एक्सपेक्टेड शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड था, लास्ट वीक से लग रहा था कि यहाँ पे एक बेस बनेगा, तो वो बेस बन चुका है। वी हैव सीन न्यू बायर्स कमिंग इन, वी हैव आल्सो सीन, हमने ये भी देखा है कि जितने नए जो पुराने शॉर्ट्स थे वो सारे कवर हो चुके हैं और नए शॉर्ट्स अभी ये लेवल्स पे बनते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। तो एक क्लियर इंडिकेशन है कि आज लास्ट 3-4 दिन से जो क्रूड और जो गोल्ड सिल्वर प्राइसेस का जो कोरिलेशन था वो कई हद तक टूटता हुआ नजर आया है। तो अगर ये टूटता हुआ नजर आया तो ये दर्शाएगा कि वी आर गोइंग टुवर्ड्स अ सेफ हेवन, कि अगर वॉर की स्थिति अगर और बढ़ती है तो मेरे हिसाब से अब ये सेफ हेवन डिमांड ये लेवल्स पे अगर वापस आता है $4,000 गोल्ड एक बार या $56-57, तो आई थिंक देयर बी न्यू बायर्स वो लेवल पे एंटर करने का बहुत ही मैक्सिमम ट्राई वहां पे होगा। एट द सेम टाइम अगर हम फिजिकल गोल्ड सिल्वर की बात करें इंडिया में, तो थोड़ा सा डिमांड स्टेगनेंट है, इतना कोई बड़ा डिमांड है नहीं मार्केट में। बट एट द सेम टाइम जैसे ही ये मानसून सीजन खत्म होगा, जैसे ही मानसून का जो रूरल का जो अच्छा सा डिमांड जो आने का एक्सपेक्टेड है, विच इज अराउंड द कॉर्नर अगस्त सितंबर, तो आई थिंक वहां पे एक फिजिकल के लिए काफी डिमांड हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि लास्ट 3-4 महीने से बहुत स्टेगनेंट डिमांड है। तो हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट 2-3 महीना हम लोग नया डिमांड आएगा और फिजिकल डिमांड पे ज्यादा प्रीमियम यही स्तर पे रह सकते हैं, ऐसा अनुमान है। ऑलराइट, चिराग आपको क्या लगता है चांदी के प्राइसेस एक तो कहाँ जा रहे हैं और एज ऑफ नाउ एग्जैक्टली कितना डॉलर पर आउंस प्रीमियम है इंडिया में? एट अ करंट लेवल आज हमने $60 ऑलरेडी टच कर दिया है। जो एक्सपेक्टेड था $60, हम देख सकते हैं शायद $62 एक बार आ जाए, तो वहां से थोड़ा सा नया शॉर्ट पोजीशन बनना शुरू होगा। और जहां तक फिजिकल प्रीमियम की बात करें, अगर $55 पे था तभी भी हम लोग $6-7 प्रीमियम पे थे, और आज के स्तर पे भी वी आर स्टिल एट $6-6.5 ऑफ प्रीमियम। जो लगता है कि ये अगर यहाँ से और ज्यादा प्राइसेस अगर बढ़ जाते हैं, अगर 65 के ऊपर चला जाता है मार्केट, तो हो सकता है कि प्रीमियम्स थोड़े डाउन आए, बट हम प्रीमियम्स लेवल पे अभी भी बरकरार है $6.5 and $7 के बीच में मनीषा। ऑलराइट, चिराग बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो तेजी यहाँ पर चांदी में बनती हुई नजर आ सकती है, $62 प्रति आउंस के लेवल्स बन सकते हैं, और जैसे चिराग हमें बता रहे हैं कि 65 तक अगर गया तो शायद प्रीमियम थोड़े से कम हो जाएं, लेकिन एज ऑफ नाउ अगर आप चांदी बाजार में लेना चाहते हैं तो $60 पे $6 का प्रीमियम आपको इंडियन मार्केट्स में एज ऑफ नाउ डिश आउट करना पड़ रहा है। वेल, अब बात हम यहाँ पर चीनी की करेंगे। यहाँ पर भी प्राइसेस में जोरदार तेजी है। हमारे साथ इस्मा के डीजी दीपक बिलानी है। दीपक जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। सबसे पहले तो प्राइसेस, बिकॉज दैट्स काफ़ी चीज़ें मूव करने के बाद अब प्राइसेस एक हेडलाइन तौर पर यहाँ पर बनता हुआ नजर आया है। काफ़ी सारी रिपोर्टिंग्स हैं कि हम 48, 49, 50 रुपीज़ अ केजी भी कहीं कहीं से रिपोर्ट हुआ है, जो नियर ऑल टाइम हाइज है। कैसे देखते हैं शुगर प्राइसेस, क्यों है इतनी तेजी, क्या अवेलेबिलिटी है, क्या कंसर्न्स हैं? धन्यवाद मनीषा जी फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। बिल्कुल, एक महाराष्ट्र और कर्नाटका में हमने कुछ तेजी देखी है, और बोथ इस्मा और फेडरेशन ने सरकार के साथ मीटिंग भी की थी लास्ट वीक, और हम बिल्कुल ये मानते हैं कि जो रिसेंट तेजी आई है वो जो डिमांड और सप्लाई का फंडामेंटल उससे मैच नहीं करती। कहीं ना कहीं ये एक मिस इन्फॉर्मेशन शायद इंडस्ट्री में था कि हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक जो है कम रहेगा,
बट क्योंकि सरकार का डेटा पूरा जीएसटी मैच डेटा होता है, उसके हिसाब से हमने भी बड़ा क्लैरिफाई किया है विद इन द प्रेस रिलीज कि हम क्लोज करेंगे एक सफिशिएंट स्टॉक के साथ, और अक्टूबर तक हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक है और इसमें कोई भी पैनिक बाइंग नहीं होनी चाहिए, कोई स्पेकुलेटिव बाइंग की जगह नहीं है। और यहां से कोई भी ऐसा, कोई भी इकोसिस्टम में कोई भी स्टेक होल्डर हो, चाहे वो मिलर हो चाहे वो ट्रेडर हो, जी कि बिल्कुल स्पेकुलेटिव बाइंग में नहीं दीपक जी, पड़ना अगर चाहिए। नंबर्स की बात यहाँ पर करें तो किस तरह का क्लोजिंग स्टॉक आप देखते हैं? अक्टूबर तक कितना पोजीशन है? देखिए, एज पर तो जीएसटी डेटा अभी तक जितना भी कोटा रिलीज मैकेनिज्म के हिसाब से हुआ है और जो एक्सपोर्ट हुआ है लगभग 8 लाख टन, और लगभग हम डोमेस्टिक कंजम्पशन लगभग 280 लाख टन देख रहे हैं, तो हमें उम्मीद है लगभग 41-42 लाख टन के आसपास हम लोग सीजन क्लोज करेंगे। इसके साथ ही मनीषा जी, एक अच्छा डिसीजन ये भी लिया गया था सारे मिलों के द्वारा कि इस बार हम लोग लगभग जो हम अक्टूबर एंड में या नवंबर फर्स्ट वीक में क्रशिंग शुरू करते हैं, तो मिल एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन के सब्जेक्ट टू दैट हम लोग मिल जो है लगभग थर्ड वीक में शुरू कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि हमारी नई चीनी जो है अवेलेबल, अच्छी क्वांटिटी अक्टूबर में भी अवेलेबल हो जाएगी, जो कि प्राइसेस को एक स्टेबल रखने में सपोर्ट करेगी। साथ ही साथ जो सोइंग नंबर्स एज ऑफ नाउ नजर आते हैं, क्या कंसर्निंग हैं दीपक जी? आपको लगता है कि ये एरिया भी आगे जाकर बढ़ सकता है या कंसर्न्स नहीं है? अभी तक का जो प्लांटिंग का हमारे पास डेटा आया है, लगभग ये पिछले साल से लगभग बराबर ही है। और अभी क्योंकि बारिश में डेफिसिट जून में था, फिर जुलाई फर्स्ट वीक में अच्छी बारिश हुई थी, डेफिसिट कम हो गया, फिर मुझे लगता है कि बीच में एक ड्राई स्पेल था, फिर अभी बारिश हो रही है। तो अभी ये देखना पड़ेगा कि जुलाई अगस्त में मॉनसून कैसे प्रोग्रेस करता है, उसके बाद ही हम कुछ बता सकते हैं, क्योंकि ईल्ड उस पर डिपेंड करेगी। ग्रैंड ग्रोथ पीरियड में हमारी ईल्ड डिपेंड करती है कितना बारिश और सफिशिएंट पानी मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो अभी इट्स टू अर्ली मनीषा जी, आई थिंक बाय एंड ऑफ अगस्त हमें इसकी क्लैरिटी आएगी कि नेक्स्ट ईयर का क्या सिनेरियो बैठेगा। ऑलराइट, जस्ट कमिंग बैक टू प्राइसेस एक बार और दीपक जी, और पिछले एक महीने में माना जा रहा है कि डिपेंडिंग ऑन कौन सी स्टेट की हम बात कर रहे हैं, 5 से 15% तक की तेजी यहाँ पर आई है। आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट कि आप ये कंसर्न्स अलाई करने की कोशिश कर रहे हैं, एड्रेस भी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह की बढ़त है और जिस तरह की तेजी अब यहाँ पर मार्केट्स में बनती हुई नजर आई है, कई सारी रिपोर्ट्स कहती हैं 50 टूटता हुआ नजर आएगा इन द मार्केट्स। आपको लगता है प्राइसेस यहाँ पर रुकेंगे, या फिर जो एल निनो की कंसर्न्स हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में, छोटा ही सही डेफिसिट की बातें की जा रही हैं, प्राइसेस को सपोर्ट रहेगा? मुझे लगता है कि प्राइसेस स्टेबल रहेंगी। देखिए, कल भी प्राइसेस यूपी में, महाराष्ट्र में थोड़ी नीचे गई हैं, और ये जो हमने इंफॉर्मेशन जो हमने स्प्रेड किया जो प्रेस नोट के थ्रू कि सफिशिएंट स्टॉक है, उससे कहीं ना कहीं एक कंफर्ट लेवल आया है बायर्स को। तो मुझे आगे जाते हुए मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि प्राइसेस बहुत ऊपर जाएंगे। बाय एंड लार्ज प्राइसेस स्टेबल रहेंगे, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक है। बट यहाँ पे मनीषा जी, मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, एक राइडर, कि अगर हम अक्टूबर से ये सीजन देखें, अक्टूबर से जून तक का, जुलाई तक का डेटा देखें, तो अभी भी हमारा एवरेज प्राइस जो है, जो पैन इंडिया एवरेज है, वो लगभग 39-40 के आसपास ही है, जबकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगभग 41-42 है। तो हम ये सही भी नहीं बोलना है कि भाई बहुत ज्यादा प्राइस इंक्रीज हो गया है। हमको पूरे साल का एवरेज देखना पड़ेगा, और अभी भी रियलाइजेशन जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से थोड़ा कम ही चल रही है, और आगे जाके मुझे लग रहा है कि ये लगभग स्टेबल रहेगा, कहीं बहुत ज्यादा इंक्रीज होने की उम्मीद नहीं। दीपक जी, एक फाइनल नंबर आपसे लेना चाहूंगी, और जैसे आपने कहा क्लोजिंग स्टॉक 41-42 है, कई इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स का मानना है कि ये शायद 36-38 है, तो विद इन इंडस्ट्री भी आपको लगता है कि नंबर्स में थोड़ा सा ऊपर नीचे है? मनीषा जी, हमारा डेटा जो है गवर्नमेंट के साथ हमारा डेटा टैली होता है, उनका जो पूरा एक मैकेनिज्म है, P2 का मैकेनिज्म है, जहां मिल्स भी अपने रिपोर्ट करते हैं, और सरकार फिर जीएसटी से भी उसको मैच करती है, जीएसटी डेटा से। तो ये डेटा जीएसटी वेरीफाइड डेटा है, और उस बेसिस पे हम लोग बिल्कुल बोल सकते हैं कि लगभग 41-42 के आसपास हम लोग क्लोज करेंगे एसएसएम। पॉइंट टेकन दीपक जी, एज ऑलवेज थैंक यू सो मच, अप्रिशिएट योर टाइम। तो क्लियरली कुछ क्लैरिटीज वहां से आती हुई कि क्लोजिंग स्टॉक 41-42 पे है, ये क्लैरिफाइड जस्टिफाइड डेटा है यहाँ पर। और जहां तक प्राइसेस की बात है, वेल अच्छी खासी तेजी पिछले एक महीने में आ चुकी है, यहाँ से बहुत ज़्यादा बढ़त की उम्मीद नहीं है। लेकिन जैसे दीपक जी बता रहे थे हमें कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऊपर है और प्राइसेस काफ़ी एवरेज रहे हैं, डिमांड थोड़ी सी आएगी तो ऑब्वियसली प्राइसेस में थोड़ी सी बढ़त देखने को मिलेगी ही। जाते जाते हम धर्मेश के पास जाना चाहेंगे और मेटल्स पे एक सेंस लेना चाहेंगे, जहां पर कॉपर, जिंक, निकल, एल्यूमिनियम ओवरनाइट मार्केट्स में अच्छी खासी तेजी है। यहां पर एक बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है?
देखिए, शॉर्ट टर्म के लिए मैं कॉपर की तरफ बेट करूंगा। मुझे लगता है कि कॉपर में छोटी अवधि के लिए यहाँ से मार्केट में 20 से 30 रुपए की तेजी आने की गुंजाइश है। अगर आप देखिए 1300 से 1350 का दायरा है, मार्केट इसी दायरे में ट्रेड हो रहा है। बट फंडामेंटली आप देखें तो मार्केट में एक पुश मिल सकता है प्राइस को, और प्राइस फिर से 1400 की तरफ बढ़ सकता है। इसमें डाउनसाइड रिस्क काफी लिमिटेड है, क्योंकि आप देखें तो ये कॉपर 1600 1650 से गिरता हुआ आया है, ऑलमोस्ट 1100 तक आया है। यहाँ से एक पुल बैक रैली देखने मिली है। तो अगर किसी ट्रेडर्स और किसी इन्वेस्टर को इसमें निवेश करना है तो मैं रेकमेंड करूंगा हर गिरावट पे बाय करे, क्योंकि डाउनसाइड रिस्क काफी लिमिटेड है। यहाँ से अगर मार्केट में स्टेबिलिटी आती है और इंटरेस्ट रेट की जो कट करने की बात चल रही है नेक्स्ट क्वार्टर में, अगर वो होता है तो इंडस्ट्रियल डिमांड काफी बढ़ सकती है और ये फिर से 1450 1500 की तरफ बढ़ सकता है। तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन जोन है 1300 1310 के लेवल पे। आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करके चल सकते हैं। ऑलराइट, तो तेजी और एक्यूमुलेशन लेवल्स यहां पर उभरते हुए नजर आ रहे हैं। मेटल्स में तेजी है और कॉपर में फर्दर बाइंग की एक्सपेक्टेशन यहां पर धर्मेश की तरफ से। बहुत शुक्रिया धर्मेश, आपका भी समय निकालने के लिए। वाल इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, लौटेंगे और लेकर आएंगे बॉन्ड स्ट्रीट। CNBC आवाज एंड इंडिया बॉन्ड्स प्रेजेंट बॉन्ड स्ट्रीट। नमस्कार, बॉन्ड स्ट्रीट में आपका स्वागत है। और बाजार की शुरुआत आज थोड़ी सी कमजोर होती हुई नजर आई है। और जहां तक कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की बात है, वेल ये काफी नैरो रेंज में पिछले कुछ दिनों से काम करते हुए नजर आए हैं। बाजार की नज़र यूएस ईरान के बढ़ते तनाव पर तो है ही, जिसका असर हमने कच्चे तेल पर आता हुआ देखा, जो कि अब $92 प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा है। जुलाई की अगर बात करें तो अपने लोज से कच्चे तेल में करीबन 30% का इजाफा हमने आता हुआ देखा है, जिसका असर रुपए पे है। और साथ ही साथ आरबीआई के कदमों से इनफ्लो बढ़ने की उम्मीद ऑफकोर्स मार्केट्स में यहाँ पर बनती हुई नजर आई है। अगर हम ओवरऑल नंबर्स अभी तक यहाँ पर देखें तो FCNR जमा के जरिए अब तक $17 बिलियन का निवेश हम इंडियन मार्केट्स में यहां पर बनता हुआ देख चुके हैं। सेकेंडरी मार्केट्स के नंबर्स आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे, जहां पर पिछले 2 दिनों में हमने इजाफा आते हुए देखा, लेकिन मंडे वर्सेस ट्यूसडे में यहां पर नंबर्स बढ़ते हुए देखे। अगर 8000 करोड़ यहां पर मंडे को था तो ट्यूसडे को ये 10,500 करोड़ के आसपास की वॉल्यूम्स हमने मार्केट्स में बनते हुए देखी हैं। अब बात कर लेते हैं आज के प्राइवेट बॉन्ड इशुएंसेस की। आपको याद दिलाते हैं कि कल ऑफकोर्स काफ़ी नेग्लिजिबल सा दिन था, कुछ खास प्राइवेट बॉन्ड इशुएंसेस नहीं थे, खाली एक कंपनी थी। लेकिन आज करीबन 3,900 करोड़ की कीमत के बॉन्ड इशुएंसेस की एक्सपेक्टेशन है। इसमें 2 बड़ी कंपनीज हैं, एक तो आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस, यहाँ पर ये बॉन्ड जारी करेंगे और ये बड़े नंबर्स भी यहाँ पर देख रहे हैं। जुटाने की कोशिश है यहाँ पर करीबन $12 बिलियन की 2029 के जो मैच्योरिटी वाले बॉन्ड्स हैं उसके साथ यहाँ पर काम करने की एक्सपेक्टेशन है। दूसरी कंपनी जो आज बाजार में बिड्स लेकर आ रही है और पैसे जुटाने की योजना है वो है HDB फाइनेंशियल। 10 बिलियन के लिए ये बाजार में है और ये 2029 की मैच्योरिटी वाले बॉन्ड्स के साथ यहाँ पर मार्केट्स में आ रहे हैं। इसी के साथ साथ कुछ और कंपनीज भी हैं जो आज के लिए यहाँ पर बॉन्ड इशू कर रही हैं। उसमें आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस, SMFG इंडिया होम फाइनेंस और इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस भी यहाँ पर बॉन्ड के जरिए रकम जुटाएंगी। तो ये कुछ और 3 कंपनीज हैं जो आज यहाँ पर प्राइवेट बॉन्ड इशुएंसेस लेकर आ रहे हैं। CNBC आवाज एंड इंडिया बॉन्ड्स प्रेजेंट बॉन्ड स्ट्रीट।